हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ योगेश। आज मैं आपको एक ऐसी जर्नी पे लेके जा रहा हूँ जहाँ से मेरी एचआर की यात्रा शुरू हुई। और इस वीडियो को हिंदी में रिकॉर्ड करने का एक पर्पज़ है। पर्पज़ ये है कि बहुत सारे लोगों ने पूछा कि हम कैसे इस करियर में आगे आ सकते हैं। नाउ यूजुअली आई टीच इन इंग्लिश, तो इसीलिए मुझे हो सकता है प्रॉब्लम भी हो आपको हिंदी में ये सारे कॉन्सेप्ट समझाने में, लेकिन मुझे लगता है कि इट्स वर्थ इट। हमें इसको हिंदी में भी लोगों तक पहुंचाना चाहिए। तो मैं अपनी जर्नी से आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। आज से तकरीबन 18 साल पहले जब मैंने अपने एचआर की यात्रा की शुरुआत की थी, उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स की तरह मेरा भी यही ऑब्जेक्टिव था, हाउ टू बिकम अ डॉक्टर, हाउ टू बिकम अ इंजीनियर, या किसी भी तरीके से कोई सरकारी जॉब मिल जाए। तो इफ़ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब, आई थिंक इट्स द टाइम यू शुड हैव सम अल्टरनेट करियर। और उस अल्टरनेट करियर के लिए ये वीडियो है। सो आज हम सीखेंगे व्हाट इज एचआर मैनेजमेंट। बट वो सिखाने से पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको और बताऊं। पिछले 18 साल से मैं एचआर में हूं, ह्यूमन रिसोर्सेज में हूं। इसका अर्थ होता है कि हम कैसे लोगों को एक साथ लेके चलें और उनकी मदद से हम ऑर्गेनाइजेशन के, एक कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करें। तो ये पहला जो आपका लेसन है वो यही है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एचआर मैनेजमेंट। इट इज नॉट टू मैनेज पीपल। हमें लोगों को मैनेज नहीं करना है, हमें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है। बहुत सारी कंपनियां इसीलिए एग्जिस्ट करती हैं कि हमें पैसा कमाना है। तो बात सीधी सी ये है कि आप कैसे एक कंपनी के ओनर को, फाउंडर को या प्रोमोटर्स को हेल्प करते हैं कि वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें, ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकें और अपने ह्यूमन पोटेंशियल को, जो लोग कंपनी में हैं, उनको अच्छे से अच्छे यूटिलाइज कर सकें। और उसके लिए एक वर्ड हम यूज़ करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन का अर्थ होता है बेस्ट यूज ऑफ समथिंग। जैसे अपने घरों में, मिडिल क्लास इंडियन होम्स में होता है कि आपने देखा होगा हमारी जो सिस्टर्स हैं, मदर्स हैं, वो क्या करती हैं कि घर में एक कॉटन की शर्ट आती है, उसके बाद जब वो शर्ट थोड़ी सी फट जाती है तो वो किचन में काम में आती है, जब वो किचन में भी काम में नहीं आती है तो उसका पोछा बन जाता है। इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन, राइट। तो इसी प्रकार से कैसे हम लोगों को बेस्ट यूज कर सकें, लेकिन थ्रो नहीं करना है, इसमें ऑपोजिट होगा, है ना। जैसे कॉटन की शर्ट को तो थ्रो कर देंगे अल्टीमेटली, लेकिन जब आप लोगों को बेस्ट यूज करते हैं तो क्या होता है, वही लड़का जिसको आपने ऑफिस बॉय हायर किया था, एक दिन हो सकता है वो कंपनी का सीईओ बन जाए, एक दिन वो हो सकता है कंपनी का फाउंडर बन जाए। बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। अगर आप कोई भी रिसर्च देखेंगे तो हर रिसर्च ये कहती है कि मोस्ट अंडररेटेड और अंडर यूटिलाइज्ड पोटेंशियल अगर कोई इस प्लेनेट पे है तो वो है ह्यूमन पोटेंशियल। हम अपनी न्यूरोसाइंस के जो प्रोग्राम है उनमें ये सिखाते हैं कि हम अपने ब्रेन का 5% भी पूरे अपने जीवन काल में, इन आवर इंटायर लाइफ, हम यूज नहीं कर पाते हैं। सो दैट्स द पोटेंशियल वी आर टॉकिंग अबाउट, ह्यूमन पोटेंशियल। सो विदाउट एनी फिलॉसफी, लेट्स जंप इनटू इट। तो अगर आप एचआर मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं, यू आर अ स्टूडेंट, वेलकम टू दिस क्लास। अगर आप ऑलरेडी एचआर में हैं, अगेन वेलकम टू दिस क्लास। और अगर आप ग्लोबल एचआर लीडर बनना चाहते हैं, वेलकम टू दिस क्लास। बिकॉज ये एक ऐसा स्किल है जिससे मैंने अपने जीवन में $multi-million कमाए हैं और बिजनेस खड़ा किया है। इफ आई कैन डू इट, you can also do it. All right, so let's start with introduction to human resource management. कुछ साल पहले मैं एक सेशन अटेंड कर रहा था, तो उसमें एक सीईओ आए और उन्होंने कहा कि एचआर तो भाई 2020 तक डेड हो जाएगा, देयर विल बी नो एचआर आफ्टर 2020। हमने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक ओवर एचआर। अब ऐसा तो हुआ नहीं कि एचआर was taken over, but what I have seen in the last 5-6 years
कि एचआर की इंपॉर्टेंस केवल बढ़ी है, घटी नहीं है। आप देखें अपने आसपास के ऑर्गेनाइजेशंस में, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनके पास एक एचआर का बंदा हो, और हर ऑर्गेनाइजेशन के पास एचआर का बंदा होता है। आप कहेंगे लेकिन हमारे लाला जी हैं, उनके पास तो नहीं है। डोंट वरी, ही हिमसेल्फ इज द एचआर मैनेजर। क्योंकि बिना लोगों को मैनेज किए हुए इस दुनिया में आज तक कोई अमीर नहीं बना है, आज तक कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जब आप कोई बिजनेस रन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई रन माई ओन बिजनेसेस, एंड आई कैन टेल यू द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट एवरी बिजनेस हैज इन लॉन्ग टर्म इज हाउ टू मैनेज पीपल। क्योंकि आप अकेले बिजनेस नहीं बना सकते, लोग बिजनेस बनाते हैं। तो बिना उन लोगों को मैनेज किए हुए आप कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। और अगर आप हो जाएंगे तो वो बिजनेस सस्टेनेबल नहीं होगा। यानी आपके बाद क्या, उसको कौन हैंडल करेगा? हो सकता है आपके बच्चे आपसे बेहतर उसको हैंडल कर सकें, और हो सकता है उसको समाप्त कर दें। सो यू ऑलवेज नीड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग दिस। सो डोंट वरी, दिस करियर इज ओनली गोइंग टू फ्लरिश। एचआर करियर आने वाले समय में और भी ज्यादा सक्सेसफुल होगा। तो जो भी लोग चाहते हैं कि अपना खुद का आपको एंटरप्राइज करना है, स्किल डेवलप करना है, सो दिस इज अ स्किल दैट हेल्प मी, दिस इज अ स्किल दैट विल हेल्प यू एज वेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट द जर्नी। अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं एचआर की, तो जो वेस्टर्न हिस्टोरियन है वो तो कहेंगे कि एचआर की शुरुआत जो है वो कहीं पे यूएस की फैक्ट्रीज में, कहीं वेस्टर्न इलेक्ट्रिक में, कहीं जीई, कहीं गूगल में हुई है। लेकिन द रियलिटी इज वी हैव बीन मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज सिंस एजेस। हजारों साल से हम लोगों को मैनेज करते आ रहे हैं। आप इंडिया में अगर हैं तो देखें इंडिया की कितना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। क्या ये पॉसिबल है विदाउट एचआर मैनेजमेंट? इतने बड़े बड़े उद्योग थे बिफोर ब्रिटिशर्स काइंड ऑफ टुक ओवर इंडिया। उससे पहले इंडिया में बड़े बड़े उद्योग उससे पहले से थे। क्या वो विदाउट एचआर मैनेजमेंट के थे? एब्सोल्युटली नॉट। इट वॉज ऑलवेज देयर, द वे इट वॉज डन वॉज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन स्टार्ट विद अर्थशास्त्र। इन अर्थशास्त्र चाणक्य टॉक्स अबाउट एचआर, कि लोगों का प्रबंधन कैसे करना है, लोगों को मैनेज कैसे करना है। और चाणक्य से शुरू करें, चाइना में जाएं, वी डायनेस्टी के जो एम्परर थे उनके पास सिस्टम्स थे एचआर मैनेज करने के लिए। आज भी अगर आप किसी बड़े किले में जाएं, जैसे मैं साउथ में एक बार हैदराबाद के किले में गया, तो वहां पर सैनिकों को कैसे रिक्रूट करना है उनके लिए टेस्ट्स उन्होंने बनाए हुए थे कि कोई भी यंग लड़का आएगा और उसके कुछ स्टेप्स में टेस्ट होंगे और वो आर्मी के लिए अप्लाई कर सकता है। राइट, दिस इज टैलेंट एक्विजिशन, यही रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन है। सो इट वाज ऑलवेज देयर। नाउ लेट्स गो टू द वेस्टर्न हिस्ट्री। सो बिफोर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, वहां पर क्या था, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में भी स्लेवरी की प्रथा थी। सो लोगों को एज अ स्लेव यूज किया जाता था। अब जो स्लेव को खरीदने और बेचने वाला है, अगर देखा जाए तो वो भी एचआर मैनेजर है, isn't it? सो वहां से एचआर मैनेजमेंट की शुरुआत हुई कि स्लेव को कैसे बांध के रखा जाए, काम कैसे कराया जाए, प्रोडक्टिविटी कैसे निकाली जाए। नाउ द सेम थिंग गॉट एक्सटेंडेड, और ये जो स्लेव हैं अब इनको पेड हैंड कहा जाने लगा। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूके में, ब्रिटेन में, एंड देन अमेरिकाज में, तो वहां पर पेड हैंड्स, पीपल वर ट्रीटेड एज पेड हैंड्स, कि भाई हमने इनको पैसा दे दिया, अब इनका काम है, हमारा काम करें, दैट्स इट। लेकिन उसके बाद व्हाट हैपेंड, अगर आप लोगों को स्लेव, पेड हैंड अगर ऐसे रखोगे तो लोग क्या करेंगे? खासकर अगर आप एक डेमोक्रेसी में हैं तो लोग क्या करेंगे? रिवोल्ट करेंगे। और बड़े बड़े रिवोल्यूशंस वर्ल्ड वाइड हुए, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, इंडिया एज वेल। एक समय ऐसा आया कि जो ट्रेड यूनियंस हैं वो इतनी पावरफुल हो गई वर्ल्ड वाइड
कि अब कंपनीज को लगने लगा, कंपनी के ओनर्स को लगने लगा कि यार हमें तो कोई ऐसा चाहिए जो इनको मैनेज कर सके। क्योंकि ट्रेड यूनियन का स्लोगन क्या होता है? टुगेदर वी बार्गेन एंड डिवाइडेड वी बेग। और इस प्रकार से शुरुआत हुई ट्रेड यूनियंस की और पहले एचआर के रोल की, विच वॉज लेबर मैनेजर। व्हाट इज अ लेबर मैनेजर? समवन हु मैनेजेस द लेबर। और इसमें अब दो बातें आपके सामने आई। पहला होता है, और ये टर्म्स आप याद रखना, बार बार आपके सामने आएंगी, IR ER। व्हाट इज IR? इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या है? कंप्लायंसेस, लेबर स्टैंडर्ड्स, लेबर लॉज, उनको कैसे मैनेज करना है, ये काम हो गया इंडस्ट्रियल रिलेशन का। उसके बाद ER मतलब एम्प्लॉय रिलेशंस, कि अब ये जो लोग आ गए इनको कैसे मैनेज करें, इनके साथ हम अच्छे रिलेशनशिप्स कैसे रखें। नटशेल में अगर समझे तो हम बाद में डिटेल टॉपिक में बात करेंगे। और उसके बाद 1900s में, स्पेशली 1911 we can say around that time, there was a gentleman, his name was Frederick Taylor। और फ्रेडरिक टेलर का जो मैनेजमेंट स्टाइल था वो इतना पॉपुलर हुआ, टुडे वी कॉल इट एज टेलरिज्म। तो फ्रेडरिक टेलर ने कहा कि अगर लोग ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे उनकी जॉब में तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। यानी अगर मैं अपनी जॉब से संतुष्ट हूं तो मैं अपने काम को भी अच्छे से कर पाऊंगा। और फ्रेडरिक टेलर ने क्या कहा कि भाई काम को ऐसे मत करो कि आपने किसी को काम दे दिया, अब उसको बोलो कि तू अपने हिसाब से कर। नहीं, वर्क डिजाइन, काम को डिजाइन करो, देन वर्क मेजरमेंट, उस काम को मेजर करो, एंड देन प्रोडक्शन कंट्रोल, प्रोडक्शन को कंट्रोल करो। फ्रेडरिक टेलर ने यह भी कहा कि आपको टाइम एंड मोशन स्टडीज का यूज करना चाहिए कि एक काम को करने में कितना समय लगता है, एक आम एम्प्लॉय, एफिशिएंट एम्प्लॉय कितनी देर में उसको कर सकता है। तो उसने कॉन्सेप्ट क्या दिया? वर्कर सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू वर्क प्रोडक्टिविटी। लेकिन एक जेंटलमैन इनके बाद और आए। इन भाई साहब का नाम था एल्टन मायो। एल्टन मायो ने यह बोला कि हैप्पी वर्कर इज प्रोडक्टिव वर्कर, और हमें लोगों की हैप्पीनेस के लिए, इसीलिए एल्टन मायो के काम को बोला जाता है ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट। एल्टन मायो ने कहा कि लोगों को हमें खुश रखना है, लोगों को खुश रखेंगे तो लोग ज्यादा प्रोडक्टिविटी लेके आएंगे। यहां सिर्फ सेटिस्फाइड की बात नहीं, यहां सिर्फ पैसे देने की बात नहीं है, यहां कैसे हम उनको और ज्यादा खुश कर सकें। जैसे आपको एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज मिलेगी, उसका नाम है गिनीस, द हाउस ऑफ गिनीस। यूके में उन्होंने पेंशन शुरू की थी। तो ये जो पेंशन प्लान्स हैं, लेबर स्टैंडर्ड्स हैं, मिनिमम वेजेस हैं, ये सारी चीजें एल्टन मायो ने पॉपुलराइज कर दी। इसीलिए उनको फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस भी कहा गया है। इसके बाद एक और जेंटलमैन, अब ये ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था अब्राहम मास्लो। अब्राहम मास्लो ने 1954 के अराउंड एक और रिसर्च की और उन्होंने कहा कि हम कैसे लोगों को सेटिस्फाइड रख सकते हैं, एक ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फाइड रहने के लिए क्या चाहिए। और इनकी जो रिसर्च थी ये ब्रेन साइंस से, साइकोलॉजी से लिंक्ड थी, बिकॉज ही वाज साइकोलॉजिस्ट हिमसेल्फ। अब्राहम मास्लो ने कहा कि सबसे पहले लेवल पर फिजियोलॉजिकल नीड आती है। फिजियोलॉजिकल नीड का मतलब होता है फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट। आप देखेंगे ये आपके परिवार की कहानी है, कहानी घर घर की। कैसे? आपके जो दादाजी थे उनका क्या मोटिवेशन था काम करने के पीछे? क्या आपके दादाजी कोई बहुत बड़े सरपंच बनना चाहते थे, MLA MP बनना चाहते थे, या प्रधानमंत्री बनना चाहते थे? अनलेस आप पॉलिटिक्स में हो, लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग हैं जो छोटे शहरों से आते हैं या बड़े शहरों से भी आते हैं, जैसे मेरे दादाजी, वो फार्मर थे, किसान थे। अब एक किसान जो है उसके जीवन में सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? खेत में जाओ, काम करो और बच्चों को खाना खिलाओ, एक घर बना लो, बहुत बढ़िया, फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट। लेकिन उसके बाद क्या होता है? जो आने वाली जनरेशन्स जो होती हैं वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होती। उनको क्या चाहिए? द नेक्स्ट लेवल, विच इज सेफ्टी नीड्स। तो सेफ्टी नीड में क्या आ गया? घर बनाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे,
कि मैं कब तक काम करूंगा, एक दिन मुझे रिटायर होना है, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो पैसा कहां से आएगा? चलो रेंटल इनकम इकट्ठा करते हैं, पैसिव इनकम इकट्ठा करते हैं कि मैं काम ना करूं पैसा आता रहे। तो इसको कहते हैं सेफ्टी नीड्स। फिर आती हैं बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, क्योंकि इससे भी हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो अब हमें क्या चाहिए? बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स, कि कोई प्यार से बात कर ले। सेफ्टी इज नॉट इनफ। एज अ ह्यूमन वी नीड लव, वी नीड रिस्पेक्ट एज वेल। सो अब्राहम मास्लो कहते हैं कि पहले आती है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड। एक ह्यूमन बीइंग इसके लिए काम करता है कि उसके 4 दोस्त बन जाएं, फेसबुक पे कुछ उसका सर्कल हो जाए, इंस्टाग्राम पे थोड़े बहुत फॉलोअर्स मिल जाएं, जब वो छुट्टियों पे जाए तो लोग लाइक कर दें, है ना। आजकल वही मतलब है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स का। पहले क्या होता था, पर बड़े परिवार होते थे, लोग इकट्ठा रहते थे। आजकल इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सोशल मीडिया। बट क्या ये इनफ है एक ह्यूमन बीइंग के लिए? द आंसर इज नो। वंस यू गेट दैट बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड, अच्छा परिवार है, बच्चा रिस्पेक्ट करता है, एवरीथिंग इज फाइन, देन एस्टीम नीड्स। हर आदमी रिस्पेक्ट के लिए भागता है कि मुझे इज्जत चाहिए, और उस इज्जत के लिए हम क्या क्या करते हैं? बहुत सारे काम करते हैं। कुछ अचीव करना है, कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई कंपनी बनाएं, कुछ ऐसा करें जिससे 4 लोग कहें कि अरे क्या काम किया भाई साहब ने, इज्जत हो समाज में। सो दोज आर एस्टीम नीड्स। फिर होती हैं उससे भी ऊपर की नीड्स, विच इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब बहुत सारी ये सब अचीव करने के बाद भी क्या हम सेटिस्फाइड हो जाते हैं? उत्तर है नहीं। फिर हमें क्या चाहिए? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मेरा इस धरती पर अवतार लेने का पर्पस क्या है? अर्थात मैं क्यों आया, मैं पैदा क्यों हुआ, मैं क्या करके जाऊंगा, क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मर रहे हैं, मैं क्या यूनिक करके जा रहा हूं? दैट इज योर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। आई वॉन्ट टू अचीव माई फुल पोटेंशियल। कोई किताब लिखता है, कोई ऐसे वीडियो बनाता है ना, बिकॉज अब आपको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आपको दूसरे लोगों तक पहुंचाना है। आपको लगता है कि ये मेरा पर्पस है, और उसको आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। अब्राहम मास्लो ये कहते हैं कि हम इस यात्रा पर हैं, हम सारे लोग, फ्रॉम फिजियोलॉजिकल नीड्स टू साइकोलॉजिकल नीड्स एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। हम सब यही चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस कोर्स के पीछे, या अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी उसी यात्रा पर हैं और यही आपका पर्पस है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इनकी थ्योरी में। वो प्रॉब्लम क्या है कि ह्यूमंस थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति को फिजियोलॉजिकल नीड की ज़रूरत ही नहीं है, वो घर बार त्याग देता है बचपन से ही, उसको पैसा नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि किसी की पैसे की भूख मरती नहीं है, वो बूढ़ा हो जाता है फिर भी उसको पैसा ही चाहिए, रिश्ते जाएं भाड़ में, इज्जत जाए भाड़ में, पैसा मिलता रहे। तो ह्यूमंस, जैसे मैंने कहा, ह्यूमंस आर कॉम्प्लिकेटेड, राइट। सम ऑफ अस don't want the lower level of needs, they just want higher level of needs. Some of us, they jump through multiple levels. और कई बार ऐसा होता है, जैसे आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा, कि हम एक साथ कई दिशाओं में यात्रा कर रहे हैं कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, है ना। ह्यूमंस आर कॉम्प्लिकेटेड। तो ये अब्राहम मास्लो की थ्योरी है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो एचआर में बहुत सारी थ्योरीज हैं जिनके बारे में हम डिटेल में कभी चर्चा करेंगे। अभी के लिए मुझे 3 चीज़ें याद आती हैं। पहली चीज़ है कि मैकग्रेगर्स थ्योरी, विच इज़ कॉल्ड थ्योरी एक्स। थ्योरी एक्स ये कहती है कि लोग काम नहीं करना चाहते, पीपल डोंट वांट टू वर्क, वी हैव टू मेक देम वर्क। पीपल आर नॉट हैप्पी वर्किंग, सब काम चोर हैं, उनको काम देना पड़ता है तभी वो काम करेंगे, काम कराना पड़ता है। अब अगर ये थ्योरी आप आज से 60 साल पहले सुनते तो आपको लगता कि बिल्कुल सही कहा जी, 80 साल पहले बिल्कुल सही कहा। लेकिन आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखें। कभी आप दफ्तर गए, ऑफिस गए, क्या आप काम चोरी करने के लिए गए हैं? नहीं। देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ माइन, उसने मुझे बताया कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी में दुबई में काम कर रहा था, शेख की कंपनी में। 6 महीने वो घर बैठ के सैलरी ले रहा था। ऑफिस वो जाता था, घर बैठ के का मतलब है ऑफिस जाता,
क्योंकि कंपनी अभी बन रही थी तो कोई काम नहीं था, और कंपनी के जो ओनर्स थे उन्होंने हायर तो कर लिया लेकिन अभी काम डिसाइड नहीं किया, क्योंकि शेखों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको हर महीने लाखों में तनख्वाह मिल रही है। उस व्यक्ति ने 6 महीने में रिजाइन कर दिया। मैंने पूछा क्यों, इतनी बढ़िया जॉब तो सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए कि 5-6 लाख महीने का मिल जाए, करने को कुछ ना हो, है ना, और क्या है, मजे ही मजे। लेकिन उसने क्या कहा, आई वॉज फीलिंग दैट आई एम बीइंग अटरली यूजलेस, कि मेरे जीवन में मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं कंप्लीटली यूजलेस हूं, और आई वॉज फीलिंग कि मैं सब भूल जाऊंगा जो भी मैंने सीखा है। 6 महीने में उसने रिजाइन कर दिया। द लेसन इज वी ऑल वांट टू वर्क। देन कम्स द थ्योरी वाई, विच इज, थ्योरी वाई ये कहती है कि अगर आप लोगों को खुश रखोगे तो लोग प्रोडक्टिव हो जाएंगे, जैसा कि एल्टन मायो और ये सब लोगों ने कहा, हैप्पी एम्प्लॉय इज प्रोडक्टिव एम्प्लॉय। सो याद रखना, यहां पे मैंने क्या कहा, हैप्पी एम्प्लॉय इज अ प्रोडक्टिव एम्प्लॉय। आई एम नॉट सेइंग हैप्पी एम्प्लॉय इज नॉट सेटिस्फाइड, ऑफ कोर्स ही इज हैप्पी, सेटिस्फाइड। इज ही प्रोडक्टिव? दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। हो सकता है एक आदमी खुश हो अपनी जॉब में लेकिन वो प्रोडक्टिव ना हो। सोचो सारे सरकारी दफ्तरों के बारे में। अब हमारे इंडिया में कितने सरकारी दफ्तर हैं, कितने बैंक हैं, सरकारी बैंक और सरकारी दफ्तर, मैंने तो बहुत चक्कर काटे हैं। क्या वो लोग खुश हैं? यस। आर दे प्रोडक्टिव? मैनी ऑफ देम नो, सम ऑफ देम ऑफ कोर्स यस, वी अंडरस्टैंड, वही तो लोग चला रहे हैं देश को। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो खुश हैं, सरकारी जॉब मिल गई, सरकारी अब गाड़ी मिल गई, बीवी मिल गई, सब कुछ, और क्या चाहिए जिंदगी में, जिंदगी सफल। लेकिन आर दे प्रोडक्टिव? दे आर नॉट प्रोडक्टिव। सो सेइंग लोगों को खुश करने से लोग प्रोडक्टिव हो जाते हैं इज ऑल्सो रॉन्ग थॉट प्रोसेस। अब तीसरी जो आती है वो आती है प्रोडक्टिव वर्कर इज अ हैप्पी वर्कर, विच इज फ्रॉम डिक क्लीन। जॉन डियर में जनरल मैनेजर थे ये। इन्होंने कहा कि यार हमें लोगों को प्रोडक्टिव बनाना है, काम कराओ, प्रोडक्टिव बनाओ, उससे वो खुद खुश हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपका एक सेल्स का पर्सन है, कोई सेल्स पर्सन, आप देखें कि अगर आप उसको प्रोडक्टिव नहीं बनाएंगे, वो अपने टारगेट अचीव नहीं करेगा, तो वो खुश कैसे रहेगा? कितने ही बर्थडे सेलिब्रेट कर लें, कितनी तालियां बजा लें, कितना कुछ कर लें, उसके सर पर सहरा बांध के रखें उसको ऑफिस में, क्या वो खुश रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्टिव नहीं है। आपका कोई प्लम्बर है जिसको काम नहीं आता, कितना ही खुश रख लें, वो काम अगर उसको आता नहीं, स्किल नहीं आता, तो वो खुश नहीं रह सकता। पीपल नीड टू बी प्रोडक्टिव इफ दे वांट टू बी हैप्पी। यही एचआर का उद्देश्य है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है लोगों को प्रोडक्टिव बनाना, ना कि उन्हें खुश रखना। तो जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज में भी जो हम बात करते हैं, बढ़िया रंगोली बना दी, बढ़िया कपड़े पहन लिए, बढ़िया गेम खिला दिए, नाच के दिखा दिया, क्या ये एचआर मैनेजमेंट है? नो, दिस इज नॉट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का अर्थ है लोगों को प्रोडक्टिव बनाना। और लोग प्रोडक्टिव कब बनते हैं? जब उनको काम आता हो, राइट? सो अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को रिवाइंड करें, लगभग 1890 से लेके 1913 तक वेलफेयर ऑफिसर, लेबर मैनेजर, फिर उसके बाद 1945 से 80 तक पर्सनल मैनेजमेंट, 1980 के बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और अब आ जाता है स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ये स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सो हाउ टू डिफाइन एचआर मैनेजमेंट? आप सोचेंगे आधा घंटा हो गया, अब तक यही नहीं आया कि हाउ टू डिफाइन एचआर मैनेजमेंट। डोंट वरी। So, human resource management is strategic and coherent approach for managing human capital. It's a strategic, which means strategic का मतलब होता है long term, कंपनी के गोल्स को अचीव करना, that is strategic. विजन को, मिशन को, वैल्यूज को अचीव करना, that is strategic. For managing what? Managing human capital. तो अब क्या कर दिया हमने? रिसोर्स को चेंज कर दिया, कैपिटल को ले आए। Why? क्योंकि Humans are not resources. रिसोर्स क्या होता है? जैसे ऑयल रिसोर्स है, नेचुरल गैस रिसोर्स है, क्या होगा? उसको जितना यूज करेंगे उतना खत्म हो जाएगा वो। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का वैल्यू जो है वो राइज होता है। जब एक आदमी आपकी कंपनी में
2 साल काम कर लेगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, 4 साल कर लेगा और बढ़ जाएगी, 10 साल कर लेगा और बढ़ जाएगी, 20 साल कर लेगा और बढ़ जाएगी। इसको कहते हैं कैपिटल। जैसे जमीन के रेट हैं, हालांकि गारंटी नहीं है उसकी भी, लेकिन फिर भी हम समझते हैं सोना, जमीन के रेट, उनको कैपिटल समझते हैं कि यार एक बार लगा दिया तो बढ़ेगा, है ना। ह्यूमंस आर ऑल्सो कैपिटल। सो जैसा मैंने कहा, स्ट्रेटेजिक एंड कोहेरेंट अप्रोच। अब देखते हैं कि ये स्ट्रैटेजी क्या है। जो ये वर्ड स्ट्रैटेजी है, ये वर्ड आता है ग्रीक टर्मिनोलॉजी से, जिसका ग्रीक में इसको बोलते हैं स्ट्रेटागोस। व्हाट इज स्ट्रेटागोस? स्ट्रेटागोस का मतलब होता है एक मिलिट्री का जनरल। अब आप सोचें कि मिलिट्री के जनरल का क्या काम होता है। क्या मिलिट्री का जनरल जाकर तलवार चलाता है या वो गोलियां चलाता है? उत्तर है नो। क्या करता है वो? एसी कमरे में बैठता है, राइट। मिलिट्री का जनरल जो है वो प्लान करता है, वो प्लान बनाता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे, हम इस युद्ध को कैसे जीतेंगे। अब आप कहेंगे कि आप युद्ध कहां से ले आए? क्योंकि स्ट्रैटेजी का मतलब ही युद्ध है। कैसे है मैं आपको समझाता हूं। सन जू एक चाइनीज फिलोसोफर थे। इनकी एक बुक है जो बड़ी पॉपुलर है, चाइना में लोग पढ़ते हैं, इंडिया में लोग पढ़ते हैं, ये सारे स्ट्रेटेजिस्ट लोग पढ़ते हैं इसको। इसका नाम है द आर्ट ऑफ वॉर। आर्ट ऑफ वॉर में संजू कहते हैं एवरी बैटल इज वॉन बिफोर इट इज फॉट, कि कोई भी युद्ध जो है वो लड़ने से पहले जीत लिया जाता है। आप कहेंगे ये कैसे संभव है भाई, पहले तो जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तब हम जीतेंगे। लेकिन आप गहराई से सोचेंगे तो ही इज राइट। युद्ध जीता जाता है प्लानिंग में। जब आप प्लान करते हैं तब आप जीतते हैं। आंख बंद करके जो भाग लिया वो युद्ध में कैसे जीतेगा? हो सकता है बड़ी से बड़ी सेना वो हार जाएगा। आपने शिवाजी महाराज के किस्से सुने होंगे, छोटी सी सेना, थोड़े से लोग जाकर बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा देते हैं। कैसे? स्ट्रैटेजी से। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? प्लान। अब सिर्फ प्लान नहीं होता, थोड़ा अब हम गहराई में जाएंगे, सो यू नीड टू बकल अप नाउ, आई विल गिव यू मोर टर्म्स। सो ये प्लान बनता कैसे है? ये प्लान बनता है जब आप अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स को एनालाइज करते हैं। स्ट्रेंथ, मेरी ताकत क्या है, वीकनेस, मेरी कमजोरी क्या है, अपॉर्चुनिटीज, मार्केट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और थ्रेट्स, थ्रेट क्या है। सो स्ट्रेंथ, वीकनेसेस इंटरनल होते हैं, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एक्सटर्नल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन? जब आपको जानना है तो क्या करेंगे आप? इंटरनली देखेंगे, मेरे एम्प्लॉय मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी लोकेशन मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी हिस्ट्री मेरी स्ट्रेंथ है, ह्यूमन पोटेंशियल है हमारी कंपनी में, वो स्ट्रेंथ है, लोअर कॉस्ट है, वो मेरी स्ट्रेंथ है। वीकनेसेस क्या हैं? बहुत सारी वीकनेसेस हो सकती हैं। अब लोग जो हैं वो स्ट्रेंथ भी हैं, वीकनेस भी हैं। कल को छोड़ के चले जाएंगे, क्या करेंगे आप? दोज आर योर वीकनेसेस एज वेल। सो जहां पर स्ट्रेंथ है वहां पर वीकनेस भी है। फिर आपको देखना है अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अब ये अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक और एनालिसिस करना पड़ेगा। इस एनालिसिस को हम कहते हैं पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल, पेस्टल होता है पी, पी का मतलब पॉलिटिकल, ई का मतलब इकोनॉमिकल, एस का मतलब सोशल, टी टेक्नोलॉजिकल, ई एनवायरमेंटल, एल लीगल। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, लीगल चेंजेस, ये सब बदलते रहते हैं। एक सरकार आई चली गई, दूसरी सरकार आई चली गई। इसलिए कहते हैं बिजनेस में कभी भी पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व मत करो जी, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो गए, कल को उसकी सरकार चली गई, तो क्या आप अपने बिजनेस को जाने देंगे ऐसे ही? नो। इसलिए हम कहते हैं कि बिजनेस में दो चीजें हमें नहीं लानी चाहिए। इट इज अ लेसन फॉर मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, अगर वो माने तो। एक पॉलिटिक्स को मत लेके आओ, दूसरा रिलीजन को मत लेके आओ, क्योंकि उससे लॉन्ग टर्म में हमें नुकसान होता है। तो ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज होंगी, थ्रेट होंगी, इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज होंगी, थ्रेट होंगी। कोई मार्केट डिप्रेशन में है, क्या आपको वहां पर जाना चाहिए अभी? इट्स अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट ऑल्सो। जब मार्केट गिरती है तो अपॉर्चुनिटी क्या है? हर चीज सस्ते में मिल जाती है। आपके पास पैसा हो, घर ले लो,
दुकान ले लो, धंधा ले लो, लेकिन इट्स अ थ्रेट ऑल्सो, क्या बता दोबारा उठे ही ना। सो इकोनॉमिकल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, सोशल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सो मैं बिजनेस वहां पर लगाऊंगा जहां पर सोशल हार्मनी हो, लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहें। जहां रोज दंगा होता है, रोज पत्थर चलते हैं, रोज पंगे हो रहे हैं, वहां पर मैं क्यों बिजनेस करूंगा? बिकॉज दैट इज अ थ्रेट। सिमिलरली टेक्नोलॉजिकल, एआई आ गया तो हम सब एआई 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 गा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल अपॉर्चुनिटी है, राइट? बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ नेक्स्ट 1000 ईयर्स इज एआई। इसी तरीके से इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज, जैसे कोविड आपने देखा होगा, वाज एन इन्वायरमेंटल थ्रेट। लीगल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स आर आल्सो देयर, राइट? सो एक बार जब आपने ये एनालिसिस कर लिया कि मेरा पॉलिटिकल, सोशल, इन्वायरमेंटल और ये सब है, उसके बाद आता है स्ट्रैटेजी। अब टाइम आया स्ट्रैटेजी बनाने का। अब ये स्ट्रैटेजी क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी। 3 लेवल होते हैं, कॉर्पोरेट, बिजनेस, फंक्शनल। एचआर स्ट्रैटेजी जो है वो फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी है। तो इसलिए हम कभी भी एचआर स्ट्रैटेजी की बात कर ही नहीं सकते जब तक हम कॉर्पोरेट और बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी की बात पहले ना करें। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी क्या हो गया? मुझे कौन से बिजनेस में जाना है, कौन सा धंधा करूं, कौन सा ना करूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोका कोला को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या पेप्सी को कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कोई नया बिजनेस लॉन्च करना है, तो वो होगा कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी। उदाहरण के तौर पर आप मुझे बताएं, अगर आप पेप्सी के ओनर हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको चिप्स के पैकेट लॉन्च करने चाहिए, या आपको कोई रेस्टोरेंट खोल देना चाहिए, या आपको रियल एस्टेट में आ जाना चाहिए? उत्तर होगा नहीं, चिप्स के पैकेट। क्यों? जब हमारे इस कोल्ड ड्रिंक को लोग पीते हैं तो खाने के लिए कुछ चाहिए, तो पेप्सी वालों ने लेज को लॉन्च कर दिया। ये एग्जाम्पल है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी में। अब आ जाते हैं बिजनेस स्ट्रैटेजी पे। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी में आता है कि कंपटीशन को कैसे हराएं, क्योंकि किसी भी मार्केट में आप चले जाएं, कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा। तो कंपटीशन को हराने के बहुत सारे तरीके हैं। 3 तरीके मैं आपको अभी के लिए बता रहा हूं। कॉस्ट लीडरशिप, फॉर एग्जाम्पल, दूसरों से सस्ता बेचो, लाइक जियो ने सबकी वाट लगा दी। अब लोग घूम रहे हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें, जियो ने सब कुछ फ्री कर दिया। अब एयरटेल वालों को क्या करना पड़ा? दूसरी स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ी, डिफरेंशिएशन। उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो कभी नेटवर्क जाएगा ही नहीं, बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए कि एयरटेल का नेटवर्क कभी नहीं जाएगा, कॉर्पोरेट हमारे पास आओ, क्वालिटी वाले लोग हमारे पास आओ, क्वांटिटी वाले जियो के पास जाओ। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग योर सर्विसेज, कि हम हमेशा अवेलेबल है, कभी भी कॉल करो हमारा बंदा फोन उठाएगा। दैट इज डिफरेंशिएशन। लुई विटोन, गुची, एप्पल, सारे डिफरेंशिएशन है, अपने आप को दूसरों से अलग दिखाना। और तीसरा बिजनेस स्ट्रैटेजी होता है फोकस। फोकस का मतलब है अपने ग्राहक को पहचानो, उन पे फोकस करो, फालतू इधर उधर के काम मत करो। उदाहरण के तौर पर हल्दीराम, बीकानेर वाला, ये बड़े बड़े जो भी रेस्टोरेंट हैं, ये कोई गोरों के लिए थोड़ी है, ये हम इंडियंस के लिए हैं। और हम इंडियंस में भी नॉर्थ इंडियंस के लिए हैं, कि भाई नॉर्थ इंडियन चाहे कनाडा में चला जाए, चाहे दुबई में चला जाए, चाहे वो सैन फ्रांसिस्को में चला जाए, न्यूयॉर्क में चला जाए, उसको अगर खाना खाने आना है तो हल्दीराम पे आ जाए। फोकस स्ट्रैटेजी। ओके, अब आती है एचआर स्ट्रैटेजी। एचआर स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि हम कैसे इस कॉर्पोरेट और बिजनेस स्ट्रैटेजी को लोगों के माध्यम से अचीव करेंगे। दैट इज योर एचआर स्ट्रैटेजी। ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट अचीविंग योर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। जो आपका बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसको आप अचीव करेंगे एचआर की प्रैक्टिसेस के थ्रू। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक कंपनी है जिसकी बिजनेस की स्ट्रैटेजी है डिफरेंशिएशन, जैसे एप्पल फॉर एग्जांपल। सो डिफरेंशिएशन की स्ट्रैटेजी विच इज, आप एप्पल का मंत्रा सुनेंगे तो क्या है? थिंक डिफरेंटली। स्टीव जॉब्स अगर कोई डिफरेंटली नहीं सोचता था उसको फायर कर देते थे। सो बहुत सारे लोग एलिवेटर में स्टीव जॉब्स के साथ जाने से डरते थे। क्यों? ही विल फायर यू विद इन द एलिवेटर इटसेल्फ, बिकॉज ही इज गोइंग टू आस्क यू कि भाई क्या नया कर रहे हो बताओ, कुछ नहीं बता सकते तो घर जाओ। अब आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं जो कुछ नया कर सकें, तो उनको पैसे अगर आप कम दोगे तो क्या मिलेंगे ऐसे लोग?
तो आपकी जो पे फिलॉसफी होगी, जो पे स्ट्रैटेजी होगी, वो क्या होगी? तो 3 पे स्ट्रैटेजी होती हैं, लैग, मैच एंड लीड। लैग का मतलब है मार्केट से कम पे करो, स्टार्टअप्स करते हैं। मैच का मतलब है मार्केट के इक्वल पे करो। लीड का मतलब है मार्केट से ज्यादा दो। तो एप्पल को क्या करना चाहिए? मार्केट के बराबर, मार्केट से कम, या मार्केट से ज्यादा? अगर आपका उत्तर है मार्केट से ज्यादा, गुड जॉब, आप समझ गए कि एचआर स्ट्रेटेजी क्या है। जो भी आपके बिजनेस की स्ट्रेटेजी है उसको एचआर के थ्रू ड्राइव करना, दैट इज एचआर स्ट्रेटेजी। सो यहां पर हम क्या करेंगे? अगर एप्पल में मैं काम करता हूं, मैं एप्पल का एचआर हेड हूं, आई हैव टू हायर पीपल हु थिंक डिफरेंटली, आई हैव टू प्रमोट पीपल हु थिंक डिफरेंटली, आई हैव टू मोटिवेट पीपल हु थिंक डिफरेंटली, एंड आई हैव टू कंटिन्यूअसली हैव अ फ्लो ऑफ दीज काइंड ऑफ पीपल। मैं अपना टैलेंट पाइपलाइन ऐसे बनाऊंगा कि ऐसे लोग और मेरी कंपनी में आए। इसीलिए आपको बहुत सारी एड्स दिखेंगी एप्पल की जो अपने एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट कर रही हैं, सेइंग इफ यू थिंक डिफरेंटली कम एंड जॉइन एप्पल। और यही अप्लाई होता है बाकी कंपनियों पर भी। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स, फॉर एग्जाम्पल वॉलमार्ट। अब वॉलमार्ट, मैकडोनल्ड जैसी कंपनियों में कोई ज्यादा अपने को डिफरेंटली वाला नहीं चाहिए बंदा। अपने को क्या चाहिए? सस्ता बंदा चाहिए, काम कर दे, स्टैंडर्डाइज वर्क है, स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप सी, स्टेप डी, चारों स्टेप फॉलो करे, कम पैसे ले, अपने घर जाए। ऐसा बंदा चाहिए हमें वॉलमार्ट, मैकडोनल्ड्स एटसेट्रा कंपनीज के लिए। सो एचआर का काम है बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी के साथ अपने आप को अलाइन करना, और बाकी जो सारे काम अब एचआर के आते हैं, जैसे कि पहला काम क्या है? जॉब डिजाइन, जॉब्स डिजाइन करना, जॉब एनालिसिस करना। उसके बाद टैलेंट एक्विजिशन, क्योंकि आप पहले हायरिंग में ऐसे नहीं चल पड़ते हैं कि चलो भाई 4 आदमी उठा के लाने चौक से, 4 मजदूर लेकर आने, नहीं। आप पहले एक जॉब एनालिसिस करते हैं, फिर आप जॉब डिजाइन करते हैं, फिर जॉब को डॉक्यूमेंट करते हैं। ये सारी चीजें हम आपको एक एक करके सिखाएंगे। और जब ये आप करते हैं उसके बाद आपका एक जॉब एडवर्टीजमेंट बनता है, फिर टैलेंट एक्विजिशन या रिक्रूटमेंट होता है, फिर आप हायर करना शुरू करते हैं। जब एक बंदा हायर हो जाता है, तो हायर किसको करना है? टैलेंट को। टैलेंट का मतलब क्या है? जो स्ट्रेटेजिकली आपकी कंपनी से अलाइंड हो, वो टैलेंट है। टैलेंट का मतलब ये नहीं है कि जो भी सस्ता मिल गया उसको हायर कर लिया, नहीं। जो आपकी स्ट्रेटेजी से अलाइंड हो सकता है आपकी स्ट्रेटेजी हो सस्ते हायर करने की, तो वो भी ठीक है। सो जो आपकी स्ट्रेटेजी है उससे अलाइंड बंदे को हायर करना, टैलेंट एक्विजिशन। जो आपकी स्ट्रेटेजी है उससे अलाइंड स्किल डेवलप करना, टैलेंट डेवलपमेंट। जो आपसे अलाइंड है उसको सक्सेशन प्लान में लेके जाना ताकि वो बड़ा लीडर बन जाए, टैलेंट मैनेजमेंट। जो आपसे अलाइंड है उसको कंपनी में रोके रखना, टैलेंट रिटेंशन। जो आपकी स्ट्रेटेजी के अलाइंड है उसको अच्छी सैलरी देना, कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट, स्ट्रेटेजिक पे प्लान्स। और जो आपकी कंपनी से अलाइंड है, मेक श्योर कि वो परफॉर्म करता रहे, वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इन अ नटशेल, दिस इज एचआर। सो दिस वाज द इंट्रोडक्टरी सेशन। आई होप आपको एचआर के बारे में कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिली होंगी। इट्स अ वेरी लुक्रेटिव करियर, लाइक आई सेड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। लेकिन एचआर एक ऐसा करियर है जो आपको पैसा देता है, जो आपको सम्मान देता है, और जो आपको एक लाइफ में पर्पस देता है। तो अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसमें एम्पैथी है, जिसमें कंपैशन है, लोगों की मदद करने की आपके भीतर इच्छा है, एचआर आपके लिए है। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो दूसरों को समझते हैं, जो दूसरे की तकलीफों को, दूसरों के मोटिवेशंस को समझ सकते हैं, एचआर आपके लिए है। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो कंपनी के गोल्स को लेकर या पर्पस को लेकर सीरियस हैं, तो एचआर आपके लिए हो सकता है। सो एचआर इज अ ग्रेट करियर। आई एम द लिविंग प्रूफ। इफ आई कैन डू इट, लाइक आई सेड, यू कैन ऑल्सो डू इट। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।